अब थोड़ा सा जल्दी में आगे बढ़ाते हैं चीजों को और इनफाइनाइट सीरीज पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक तो सीक्वेंस पढ़ा, तो हम सीरीज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो सीरीज की टर्म्स है, सॉरी सीक्वेंस की टर्म्स है, ये अगर हम उनको ऐड करें तो जो बनेगी इसको सीरीज कहेंगे। तो पहले सीक्वेंस समझना होता है और फिर सीक्वेंस से टर्म्स जो है उनको हम सीक्वेंस में जब लिखते हैं तो कॉमा करके लिखते हैं, A1 कॉमा A2 कॉमा A3। और सीरीज में हम उनको ऐड करके बनाते हैं सीरीज। सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की भी हो सकती है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकती है और अल्टरनेटिंग भी होती है, कई बार प्लस माइनस लेके चलते हैं। हमें जो इसमें महत्वपूर्ण चीज सीखनी है वो है पार्शियल सम। पार्शियल सम में आप क्या करते हैं, S1 जो होगा केवल वो पहली टर्म ही है। S2 शुरू की दो टर्म होंगी, A1 प्लस A2। S3 होगा शुरू की तीन टर्म, इसलिए पार्शियल है, मतलब आंशिक है, एक हिस्सा है। इस तरह से सोचिए एंड सो ऑन। तो अब आपके पास एक नया सीक्वेंस बन गया जिसकी S1, S2, S3, Sn एंड सो, या शॉर्ट में खाली Sn नाम दे दीजिए। बच्चों इसमें Sn का मतलब क्या हुआ? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक? An तक। अब अगर मैं लिमिट लगा दूं इसमें Sn, तो लिमिट का मतलब समझिए कि इस सीक्वेंस में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An, और आप कह रहे हैं कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो जो इस सीरीज का सम आपको चाहिए वही लिमिट Sn की होगी ना? होगा नहीं होगा ऐसा? तो आपको केवल पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट है वो निकालनी है। अगर ये लिमिट किसी फाइनाइट वैल्यू पे जा रही है तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, क्योंकि यही सीरीज तो है ये। समझ में आया या नहीं आया ये बात? यस सर, आगे। तो कभी भी जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो सीरीज की कन्वर्जेंस सीक्वेंस के पार्शियल सम का सीक्वेंस बनाएंगे और फिर उस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के आधार पे बात करेंगे। ये बड़ी जोरदार चीज है कि आप सीरीज को भी सीक्वेंस के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्शियल सम का एक सीक्वेंस बनाएंगे और वो सीक्वेंस जहां को जाएगा वहीं को ये सीरीज भी जाएगी। तो सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटिंग होगी, ऑसिलेट कर सकते। हमारा जो ज्यादातर फोकस होगा वो इन पर हो, और कई बार तो हम पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज ले लेते हैं। अगर सारी टर्म पॉजिटिव ही हैं तो ऑब्वियस है कि फिर ऑसिलेटरी का ऑप्शन ही खत्म हो गया वैसे भी। ऑसिलेटिंग तो तब है बच्चों जब प्लस और माइनस दोनों हो। तो उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि सीरीज की कन्वर्जेंस का मतलब पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है उसकी कन्वर्जेंस है। यहां तक क्लियर यस है? सर। चलिए यस हम सर। आगे। हाँ, अब इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखने लायक है जिसका यूज बहुत ज्यादा है मैं वो बता रहा हूँ, कन्वर्जेंस ऑफ जीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। मेरे पास ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ए आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन। और मैं जानना चाह रहा हूँ ये सीरीज कन्वर्जेंट कब है?
स्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस पे चर्चा करनी है। ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है। इसके एन टर्म का सम देखिएगा तो एस एन क्या आएगा बच्चों? ए प्लस प्लस ए आर स्क्वायर। तो जो तीसरी टर्म है उसमें आर की पावर 2 है। आप गौर कीजिए, तीसरी टर्म में आर की पावर 2 है, चौथी टर्म में आर की पावर 3 होगा, तो एन टर्म में आर की पावर n-1 ही होगा। तो इसका मतलब यहां तक लिखना है, तो उससे ठीक पहले आर की पावर n-2 रहा होगा, अब आर की पावर n-1। तो यही एन टर्म का सम। बच्चों जीपी में हमेशा याद रखिए, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कॉमन रेशियो आर है, आर से मल्टीप्लाई करिए पूरी सीरीज को, तो ए को करोगे तो ए आर आएगा, वो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। ए आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर स्क्वायर आएगा, इस तरह से ये भी आ जाएगा कहीं पर n-2। और जब सेकेंड टर्म को करोगे तो ए आर की पावर n-1 आएगा, और लास्ट टर्म को करोगे तो ए आर की पावर n भी आएगा। फाइनाइट टर्म्स हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - r/n, राइट साइड में बाकी सब कैंसिल, पहली और लास्ट टर्म बचेंगी a - ar⁴n। तो यहां से जो आपका Sn है वो आ जाएगा 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। इसका मतलब जो पार्शियल सम की बात कर रहे हैं आप, सीक्वेंस में Sn की बात कर रहे हैं, वो Sn इतना है। तो अब सीरीज की कन्वर्जेंस का मतलब इस Sn की कन्वर्जेंस पे बात होनी है। केस बना लेते हैं। अगर r का मॉड 1 से कम हो, मतलब जो r है वो -1 और +1 के बीच में हो, तो बच्चों 1 से कम कोई क्वांटिटी हो और उसकी पावर आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो घटता जाता है और जीरो की तरफ जाता है, ऐसा मालूम है आपको? जैसे 1/2 ले लीजिए, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16। तो आप गौर कीजिए, अगर कोई चीज है जिसका मैग्नीट्यूड 1 से कम हो तो वो जीरो की ओर ही जाएगी। और अगर ऐसा है तो अब आप गौर कीजिए, जो Sn है क्वेश्चन 2 में, उसमें आप लिमिट लगा लीजिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वो कितना बन जाएगा a/1 - r। तो ये तो फाइनाइट है क्योंकि r 1 से कम है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। तो बच्चों यहाँ पर एक बात समझ में आई हमें कि इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r कैसे आता है। एक तो ये सीखा हमने, क्योंकि फाइनाइट टर्म में तो इक्वेशन 2 होल्ड करती है। और दूसरी बात हमने ये सीखा कि कभी भी अगर कॉमन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम हो, तो ये गारंटी है कि वो सीरीज, मतलब ज्योमेट्रिकल ऐसी सीरीज है अगर, तो वो हमेशा ही कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अभी इसमें कहानी में पूरी कहानी नहीं हुई है। अभी हमें ये देखना है कि अगर आपने तो जैसे देखिए ना, ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, और ये -1 है। आपने -1 और +1 के बीच में तो बता दिया, लेकिन 1 और -1 पे क्या होगा ये भी देख लेते हैं, ट्रेस 2 कर लेते हैं। अब आप ही ये बताइए, अगर R 1 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, या Sn क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 से देखिएगा Sn को, इक्वेशन 2 से नहीं देख सकते आप। इक्वेशन 1 से, इसीलिए मैंने लिखा है इक्वेशन 1 से Sn क्या हो जाएगा बेटा? a + a + a, क्योंकि R तो 1 है, कितनी बार? n टाइम्स, तो ये Na हो जाएगा। और ये जो लिमिट Sn होगा, इन ये या तो +∞ को चले जाएगा या -∞ को। ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। क्यों? ए 0 तो नहीं होगा, नहीं तो सीरीज का कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात समझ में आई?
अगर सीरीज आपके पास जो है उसमें R1 ले लेते हैं, कॉमन रेशियो 1 हो जाता है जीपी का, तो जो सीरीज हो जाती है उस समय वो ए प्लस ए प्लस ए प्लस टाइप का हो जाएगी। तो एन बार में तो एन ए हो जाएगा, और अगर लिमिट लगा दी एन इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जो एन ए होगा या तो वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगा या माइनस इन्फिनिटी को। तो 1 होने पर आर इक्वल टू 1, प्लीज ध्यान दीजिए इक्वेशन 2 से कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि 2 आप बना ही नहीं पाएंगे अगर 1 R1 है तो। मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। हाँ, वो आपने तो फिर बहस करने लगेंगे कि ये तो 0/0 फॉर्म है। बनाएंगे कैसे, सेकंड इक्वेशन लाएंगे कैसे आप? R1 है, 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे, लेफ्ट साइड भी 0 हो जाएगा ना बेटा, SN वाली जहां आ रहा है, तो 2 में नहीं रखना है। तो ये तो डाइवर्जेंट ही होगी, फिर उस केस में हमें ये समझ में आया कि 1 पे तो कोई मामला है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है। और तीसरा केस ये ले लेते हैं कि अगर आप 1 से बड़ा ले लें R को राइट साइड में, तो 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी पे मैंने पहले भी बातचीत की थी कि ये भी डाइवर्स करेगा। कोई नंबर 1 से बड़ा हो और आप उसकी पावर को बढ़ा रहे हो धीरे धीरे, तो आप दो चार एग्जाम्पल लीजिए 1 से बड़े और पावर बढ़ा के देखिए, आपको महसूस होगा कि नंबर बढ़ते जा रहा है और अनबाउंडेड होते जा रहा है, तो ये डाइवर्स करेगा। तो इस केस में भी जो एस एन होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये भी क्या करेगा, प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगा, ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा उस केस में। तो सीरीज अगर R1 से बड़ा है तो भी डाइवर्जेंट है। आप ऐसे ही -1, जो नेक्स्ट केस है, आप -1 ले सकते हैं। अगर R-1 ले लिया आपने, तो सीरीज ऑसिलेटरी बन जाएगी, A-A +A +A एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 1 के आधार पे बनी, हाँ, इक्वेशन 1 के आधार पे। तो ये ऑसिलेटरी सीरीज होगी, क्योंकि अगर इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म मानते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म मानते हैं तो +A आ जाएगा आंसर। तो ये ऑसिलेटरी है, लेकिन कन्वर्जेंट तो नहीं है। और लास्ट केस होगा, वो मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर R <-1, तब भी आप देखेंगे ये माइनस इन्फिनिटी की ओर डाइवर्स कर जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 से बड़ा है ही। तो फिर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा हुआ इस पूरी सीरीज में, कन्वर्जेंट में? पहला केस, जिसमें R का मैग्नीट्यूड 1 से कम था। बाकी सारे केस या तो डाइवर्जेंट हैं या ऑसिलेटिंग है। तो इनफाइनाइट जीपी अगर आपको कभी भी लिखा जाता है तो हमेशा याद रखिए, आपका लिखा होगा कि जो कॉमन रेशियो होगा इट्स मैग्नीट्यूड विल बी स्ट्रिक्टली <-1, और कोई स्थिति हो ही नहीं सकती कन्वर्जेंस की। और ये बहुत यूजफुल आएगा, क्योंकि जहां पर भी हमारी जीपी का कोई जीपी पैटर्न बनेगा, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फिर कि अरे जीपी है और कॉमन रेशियो 1 से कम है तो कन्वर्जेंट होगा भाई, गारंटी है। ज्यादा क्या सोचना उसमें। बच्चों इसके अलावा जो सीरीज में, मैं ज्यादा तो सीरीज बहुत अपने आप में लंबा है, मैं केवल इतना बताऊंगा कि एक कंपैरिजन टेस्ट काम आता है कई बार। सीरीज डायरेक्टली बात नहीं कर पाती। अगर मैंने कोई एक सीरीज है AN, और उससे एक बड़ी और छोटी, इस तरह से एक BN और एक CN मान लो सीरीज ले ली, मतलब उसकी टर्म्स बढ़ते जा रही है। शुरुआत की टर्म्स पे ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि एनालिसिस में हम हमेशा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले केस पे बात करते हैं। शुरुआत में AN की टर्म हो सकता है BN से बड़ी हो जाए, वो छोड़ो, धीरे 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 क्या पैटर्न बन रहा है उस पर गौर करो। तो अगर आपके पास एक सीरीज है, सीरीज को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, जैसे सीक्वेंस को ऐसे लिखते थे, तो सीरीज को ऐसे लिखते हैं। और एट सीरीज सिग्मा BN है, बड़ी सीरीज है। अगर बड़ी सीरीज का सम फाइनाइट आ जाए, तो आपको क्या लगता है जो छोटी सीरीज है उसके बारे में क्या ख्याल है? मान लो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, सारी टर्म पॉजिटिव है दोनों में,
नेगेटिव में तो आप कुछ और भी सोच सकते हैं। तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, और जो बड़ी सीरीज है उसका सम फाइनाइट है, मतलब वो कन्वर्जेंट है। तो छोटी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी? सर सर होगी। होगी। हाँ, तो छोटी बेटा ये इसको कहते हैं, नाम से सोचो, कंपैरिजन टेस्ट, कंपेयर करते हैं। कई बार हमारी जो सीरीज होती है वो थोड़ा उलझी हुई होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक नई आसान सीरीज बनाते हैं जो इससे बड़ी हो। लेकिन इसमें ना ये वन साइडेड रिजल्ट है, जैसे बड़ी सीरीज का सम अगर इनफाइनाइट आ गया तो आप छोटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बड़ी सीरीज का सम फाइनाइट आ जाए तो ठीक है। कंपैरिजन जो होता है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अब छोटा अगर छोटी सीरीज सी एन है, तीसरी सीरीज और है ए एन के साथ, अब सिग्मा सी एन लेस देन इक्वल टू सिग्मा ए एन है, ऐसा चल रहा है, और छोटी सीरीज इंफिनिटी पे चले जा रही है, डाइवर्स कर रही है, तो फिर बड़ी सीरीज कहाँ जाएगी? सर वो भी सर ये भी डाइवर्जेंट। फाइनाइट पे चल। हाँ, तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। आप लॉजिक को पकड़िएगा, जो थीम है, आखिर ये टेस्ट कैसे बनाए होंगे कि अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट हो गई, मतलब छोटी सीरीज का सम प्लस इन्फिनिटी की तरफ आ गया, तो फिर बड़ी का सम तो इनफाइनाइट होगा ही होगा। तो कंपैरिजन में क्या करते हैं बच्चों, भाई इतना ही करते हैं, क्योंकि ये वन वे टेस्ट है। अगर छोटी सीरीज का सम फाइनाइट आ जाए तो बड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ध्यान से सुनो, छोटी सीरीज का सम फाइनाइट आ जाए, वो कन्वर्जेंट हो, तो बड़ी सीरीज के लिए कुछ नहीं कह सकते। और ऐसे ही बड़ी सीरीज का सम इनफाइनाइट आ जाए तो छोटे के लिए कुछ नहीं कह सकते। तो दो ही केस हैं, ध्यान से समझिए। अब सारी बातों का निचोड़ यह है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगा। इतना ही कह सकते हैं ना बस। यस सर। इसको, हाँ, इसको कंपैरिजन टेस्ट है। क्लियर हो पाया? यस सर। हाँ, इतना ही हमारे लिए यहाँ पर काफी हो जाता है, अगर आप इतना समझ पाए कि अच्छा छोटे सीरीज और बड़े सीरीज का समझना है। और लोगों ने आसान टेस्ट बनाए हैं, आपको इतना भी नहीं करना होता कई बार। सिग्मा ए एन मान लो गिवन सीरीज है, आपने कोई दूसरी सीरीज सिग्मा बी एन मान ली, और ए एन अपॉन बी एन लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आ गया। ये टेस्ट हैं, ये प्रूफ कराए थे मैंने पिछले साल जब क्लास में पढ़ाए। अभी इस बार अब रियल पढ़ाऊंगा, फिर प्रूफ कराऊंगा, आज नहीं करा रहा हूँ। नॉन जीरो फाइनाइट अगर आता है तो ये दोनों सीरीज सिग्मा ए एन बी और सिग्मा बी एन बी सेम बिहेव करती हैं, इनका बिहेवियर सेम हो जाता है, मतलब दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। ये हुआ व्यावहारिक अप्रोच। अब नीचे, ऊपर था सिद्धांत जो समझना जरूरी है, नीचे प्रैक्टिकल अप्रोच है। सिग्मा ए एन एक गिवन सीरीज है, सिग्मा बी एन आपने अपने मन से कोई ली, और उनके जनरल टर्म का जो रेशियो है वो नॉन जीरो है और फाइनाइट है, तो दोनों का बिहेवियर सेम होगा। हम इस तरह से भी कर लेते, तो काम इससे चलाते हैं हम। लेकिन ये दोनों एक ही चीज है, ये प्रूफ करना के लिए फिर वो एनालिसिस में जाना पड़ता है। अभी बस इतना बताया कि काम चल जाएगा आपसे। एक हाइपर हार्मोनिक सीरीज के बारे में मुझे हमेशा इसका प्रूफ करना पसंद आया, लेकिन आज नहीं। इसको हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहते हैं बच्चों, हाइपर हार्मोनिक सीरीज बहुत यूजफुल है। सिग्मा वन अपॉन एन टू द पावर पी, ये सीरीज है। एन आपके पास कोई नेचुरल नंबर है, और जो पी है वो रियल नंबर है। तो इसमें तीन सिचुएशन है, अगर पी वन से बड़ा हो तो ये कन्वर्जेंट है, और
तीन या दो ही टर्न देंगे, बाकी अगर P1 या उससे छोटा हो तो ये डाइवर्जेंट हो जाती है सीरीज। इसका यूज बहुत है, क्योंकि पीछे जो अगर आप 1 2 3 4 कुछ भी अगर आप रखे देखें, सिग्मा 1 1/n तो आपको बहुत सारे मीनिंगफुल रिजल्ट मिल जाएंगे। हाइपर हार्मोनिक के प्रूफ का वक्त मिले तो कहीं 50 अच्छे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं। आप कन्वर्जेंस ऑफ हाइपर हार्मोनिक जरूर सीखिए, क्योंकि इसकी कन्वर्जेंस जीपी पे डिपेंडेंट है और कंपैरिजन टेस्ट से इंस्पायर्ड है, तो वो जरूर सीखिए। तीसरा टॉसी का काम है, जो मैं जल्दी में रिवाइज करा रहा हूँ। टॉसी साहब के तो कई हैं इसमें, टॉसी रूट टेस्ट है, टॉसी कंडेंसेशन टेस्ट है। तो जनरल टर्म जो an है, अगर उसकी पावर 1/n कर दें लिमिट, और अगर ये 1 से कम है, तो ये गारंटी देता है कि पॉजिटिव टर्म्स की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट। इसमें मजेदार स्थिति यह है कि सीरीज के जो टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं उनमें ज्यादातर ग्रेटर देन 1 वाले मामले कन्वर्जेंट है, आप देखिएगा। लेकिन क्रॉसी कन्वर्जेंट वाला क्रॉसी रूट टेस्ट में an की पावर 1/n जब 1 से कम है तब कन्वर्जेंस है। ये बड़ा मजेदार है, ये देखने लायक चीज है। और इस आधार पर फिर आप बताते हैं कि कन्वर्जेंट क्या है और कैसे है, सीरीज किस तरह से कन्वर्ट करती है। सीरीज में बच्चों मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा सीक्वेंस से ज्यादा काम पड़ता है, सीरीज से कम पड़ता है। तो अभी इसमें इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अब कंटिन्यूटी पूरा का पूरा एक बार, क्योंकि सीक्वेंस भी हो गया है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन रिवाइज करा दी जाए फटाफट। 8 लेक्चर में थोड़ा मीटरेज स्पेस पे आया जाए, हमारे काम की चीजें हो गई हैं एनालिसिस की, हम प्रॉपर फंक्शनल में इसके बाद जा सकते हैं।